नमस्कार आप सभी। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुकदमा दर्ज करवा देते हैं या उनके ऊपर दर्ज हो जाते हैं और दर्ज होने के बाद जो है उनको सबसे ज़्यादा जो सवाल मन में उत्पन्न होता है वो ये है कि सर इसमें चार्जशीट लगेगी या फिर एफआर, और अगर उसमें चार्जशीट लगेगी तो कितना समय लगेगा चार्जशीट लगने में। तो ये एक असमंजस सी कहानी लगी रहती है, क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं झूठा एफआईआर कराई गई है, झूठे फॉल्स एलिगेशंस के लगाए गए हैं। ऐसा जैसा कि पति पत्नी के विवाद में होता है, पत्नी के साथ में कोई भी झगड़ा हो, लेकिन जो बात आती है बात में लास्ट में यही आता है कि साहब हमें मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया और हमसे दान दहेज मांगा गया। तो दहेज के अभाव में, दहेज के वजह से जो है वो हमें घर से बाहर निकाल दिया गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम रेयर पर देखा जाता है कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उसको दर्ज करा दिया जाता है झूठा मुकदमा। पति हमेशा यही कहता है कि झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया मेरे ऊपर। तो अब आपके ऊपर, जब आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है तो आप कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी बनेंगे। वहाँ पर पुलिस आपको बुलाएगी, आपको जाना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये मन में आता है कि सर इसमें कब चार्जशीट लगेगी, कब चार्जशीट लगेगी या फिर एफआईआर लगेगी, और ये इसमें प्रक्रिया क्या है। तो आज मैं आपको वही प्रक्रिया बताना चाहूँगा कि आप अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर फॉल्स हो या फिर सही हो, क्योंकि कोई भी एक्यूज्ड ये नहीं कहेगा कि मेरे ऊपर सही एफआईआर कर गया। हालांकि वो अकेले में तो कह देगा कि हाँ भाई मैंने ये किया था, लेकिन वैसे तो वो यही कहेगा मेरे ऊपर झूठी एफआईआर कर गई है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज की गई है तो वो किन किन धाराओं में दर्ज होती है। दूसरा, उसके बाद जो अगली प्रक्रिया है उसका चार्जशीट का पार्ट बनना, यानी कि चार्जशीट लगाना या फिर एफआईआर लगाना, दोनों किन किन धाराओं के तहत आता है, क्या प्रक्रिया है, पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, सबसे पहले बात बताना चाहूँगा कि जो भी एफआईआर आपकी दर्ज होती है, एफआईआर की मतलब है इसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट, ये भी बोल सकते हैं आपके लिए। आप ये जो इसका जो विवरण दिया गया है ये सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत दिया गया है। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो उसमें उस ऑफेंस को दर्ज करने के लिए सेक्शन 154 सीआरपीसी की हेल्प लेनी पड़ती है, तभी उसके तहत एक एफआईआर दर्ज होती है। और उसको बोलते हैं आप प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि पहली जो आपकी रिपोर्ट है वो। अब इसके दौरान जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर एक कंप्लेंट पर होती है, यानी कोई भी एक शिकायत करता है, कंप्लेंट देता है, उस कंप्लेंट को एफआईआर पे एज इट इज उसको कॉपी किया जाता है और उसमें उसके आधार पर मतलब लगे हुए फ्रेम चार्जेस, यानी कि उसमें क्या क्या एफआईआर के सेक्शन बनेंगे, वो उस कंप्लेंट में जो डेटा होता है उसमें जो बातें लिखी हुई थी उस बातों के आधार पर सेक्शंस लगते हैं, यानी कि धाराएं उसमें मैनिपुलेट की जाती हैं, बनाई जाती हैं उसमें कि आप जैसे मान लो किसी ने कहा मारा पीटा तो 323 हो गई, गाली गलौज 504 506 हो गई, ठीक है, चोरी 379 हो गई। इस तरीके से जो है मतलब हर चीज़ में जैसे ही आपकी जो बातें होंगी, जैसे आपकी कहानी होगी, उसी तरीके से ड्राफ्ट हो जाएंगी वो धाराएं, सेक्शंस। अब जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो 154 में जो है वो पुलिस को राइट होता है जो एक्यूज है उसको गिरफ्तार करने का। अब अगर गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर ऑफेंस के अनुसार जो है वो अगर जो एक्यूज है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है तो इसमें समय होता है 90 डेज़ का। मैक्सिमम जो डेज़ है वो 90 डेज़ होता है कि 90 डेज़ में आपको एफआईआर के उपरांत जो है चार्जशीट उसमें लगानी। अब चार्जशीट लगाएंगे, एफआईआर लगाएंगे, वो आपके ऊपर, लेकिन आपको रिप्लाई उसमें सूचना जो है आपको जरूर देनी है कोर्ट को कि उसमें चार्जशीट बन रही है या फिर एफआईआर बन रही है। तो ये जो है वो 90 डेज़ का समय इसमें होता है। और दूसरा ये होता है क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि अरेस्टिंग नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है। तो गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस समय पर जो है आपके लिए जो चार्जशीट का जो समय है वो कोई समय निर्धारित नहीं है, कभी भी थोड़ा थोड़ा लेट करते, लेकिन जो समय दिया है वो 90 डेज़ का ही है। लेकिन कभी कभी जो है पुलिस जो है वो थोड़ी देरी कर देती है और इस वजह से वो उसमें चार्जशीट या एफआईआर नहीं लगा पाती है। और पुलिस से जब पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं काम, क्या नहीं कर रहे हैं, तो तब जो पुलिस वो कह देती है कि मेरे पास काम है, ये है, वो कुछ ना कुछ बहाना मार देती है, लेकिन कोर्ट जो है वो सुनती नहीं है। फिर भी अगर आप उसके पीछे लगोगे, कराओगे, तो समय के अनुसार ही उसकी चार्जशीट या एफआईआर लग जाएगी। अब बात करते हैं कि कब चार्जशीट लगती है, कब एफआईआर लगती है। चार्जशीट जो लगती है वो सेक्शन 173
सीआरपीसी के तहत लगाई जाती है, यानी कि जो सेक्शन है वो 173 सीआरपीसी के तहत एक चार्जशीट का फाइल किया, तो उसमें प्रक्रिया बताई गई कि क्या क्या उसको करना है। एक आईओ उसमें लगाएगा और उस आईओ में क्या क्या उनमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, उसको सब कुछ आपको बताएगा। अगर आपके ऊपर एफआईआर हुई है तो एफआईआर के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो कंप्लेंट करता का है, और उसके अनुसार उसी को सारे एलिगेशन जो लगाए गए हैं उसी को प्रूव करने होते हैं, उसी को एविडेंस, उसी को सबूत देना होता है। दूसरा, अक्यूज्ड पार्टी जो है, जो पक्ष जो मतलब अभियुक्त का जो पक्ष है, वो पक्ष अपनी सफाई में जो देना चाहता है वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जो भी दे सकता है, लेकिन प्रूफ करने का जो काम है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सिर्फ लड़की या जो भी एक्यूज कंप्लेंट करता है, वो कंप्लेंट करता का सब कुछ रहता है, वही उसका ही बर्डन रहता है कि वो प्रूव करे। तो डिपेंड करता है कि वो केस कौन सा, किस तरीके का केस है, उसकी क्या ग्रेविटी है, किस तरीके से वो जो अपराध है वो किया गया है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं उसमें। दूसरा, बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि जो आयु है, जो दरोगा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो इसमें पूरे पार्ट में इन्वेस्टिगेट करेगा और आपको हर एक चीज़ की जानकारी भी बताएगा और आपसे एविडेंस भी लेगा, दोनों पार्टी से, चाहे वो एक्यूज्ड हो चाहे वो विक्टिम हो, दोनों से कोई भी व्यक्ति हो, दोनों से, और अपने अपने एविडेंस कलेक्ट करेगा। क्योंकि आईओ का कोई रोल नहीं है इसमें, आईओ का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो सत्य इकट्ठा करे, सच्चाई को, एविडेंस को इकट्ठा करे और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। उसका कोई काम नहीं है कि वो सजा दे, क्या दे, क्या नहीं दे, कुछ नहीं। ये काम कोर्ट का है, कोर्ट करता है। कोर्ट के सामने आपको सिर्फ और सिर्फ एक फाइल तैयार करके, मतलब एक फाइल समझ लीजिए, एफआईआर और उसमें चार्जशीट दोनों को फाइल बनाकर ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करनी होती है, और कोर्ट जो है उस पर संज्ञान लेता है कि वाकई ये जो अपराध है इसको संज्ञान लिया जाए, इसको ट्रायल कंक्लूड किया जाए। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो चार्जशीट है और एफआईआर के बाद चार्जशीट है, ये प्रक्रिया ही है। अब बात करते हैं इसमें एफआर, यानी कि एक तो ये है कि आपकी रिपोर्ट लग गई, चार्जशीट लग गई, तो चार्जशीट के बाद तो कोर्ट जो है उस पर संज्ञान ले लेगा और कोर्ट जो है उस पर ट्रायल स्टार्ट कर देगा। दूसरा पार्ट आता है एफआर का, यानी कि कोई भी जो एलिगेशन लगाए गए हैं उन एलिगेशंस के अनुसार जो है वो किसी प्रकार का कोई केस नहीं बनता है, और अब जो है वो उसमें एफआर लगा दी जा रही है। तो एफआर जो है वो 173 का क्लॉज 8 है, उसमें लगाई जाती है अंतिम रिपोर्ट, मतलब फाइनल रिपोर्ट। और फाइनल रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि ऐसा जो अपराध इसने कंप्लेंट करता लगाया है उसके ना ही तो कोई सबूत है और ना ही कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है। इस अभाव में जो है इसको अंतिम रिपोर्ट लगाई जाती है। तो ये अंतिम रिपोर्ट लगाने के बाद जो वो कोर्ट जो उसका संज्ञान नहीं लेता, क्योंकि कोर्ट जो कहता है कि अब एफआर लग गई है इसमें। तो अब जो है एक फाइनल लास्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो कोर्ट के पास है कि कोर्ट जो है वो कंप्लेंट करता को बुलाए और बुलाने के बाद उसको एक्सेप्ट कराए, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो केस जो वो डिसमिस हो जाता है, मतलब क्लोज होता है वहीं का वहीं, फिर उसमें आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आई होप सो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करें। और भी कोई अगर आपके मन में सवाल है, कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हम हमसे सवाल भी उसका आंसर भी पूछ सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देख लेंगे। आप सभी बहुत धन्यवाद।